हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी एनडीए मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वो भी PYQ, मतलब जो भी पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चल रहा है। तो पिछले 2 वीडियो में हमने बहुत सारी क्वेश्चंस पर बातें की थी। जब तक एग्जाम आपका आएगा अभी सितंबर वाला, तब तक जो है हम आपको रोज जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, है ना, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छे जाए और बढ़िया आप स्कोर कर सके। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन हमारा है वो कहां से शुरू होगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू होगा यहां से। चलिए रुक जाइए, ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन कर लिए थे यहां से। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मन लगेगा, है ना। आइए बात करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। कहता है लेट 6 + 10 + 14 अप टू m टर्म्स इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। मतलब ये बराबर ये है, तो बताना इसमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट है। और ये भी दिया है कि m का वैल्यू 25 से छोटा है और n का वैल्यू भी 25 से छोटा है ना। बताइए क्या कंडीशन है। 6 + 10 + 14 प्लस टू m टर्म्स, ये m टर्म्स तक गया हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 + 3 + 5 + 7 टू n टर्म्स तक गया हुआ है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आप अच्छे से देखिए, ये AP है और AP में सम का फॉर्मूला कितना होता है। AP में SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है। ये AP में सम का फॉर्मूला होता है। तो बताइए इसमें टोटल कितने टर्म है, m टर्म है। तो ये n/2 है, तो यहाँ लिखाएगा m/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 6 प्लस n-1, तो यहाँ n की जगह पे m हो जाएगा, m-1 इंटू d मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है, बराबर 1 + 3 + 5। गौर से देखिए, ये ऑड नंबर है और कितना ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, n का स्क्वायर। चलिए, ये हो जाएगा m/2 इंटू 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m - 4 बराबर n² हो जाएगा, करेक्ट है ना। चलिए कर ले सॉल्व क्या इसको। आइए और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये इस स्लाइड पे आ जाइए। तो ये बाहर में हो जाएगा m/2 इंटू 12 में से 4 गया 8 प्लस 4m हो जाएगा, 8 + 4m बराबर n² हो जाएगा, सही है। चलिए यहां से 2 कॉमन करिए, इससे कट जाएगा, तो 2 कॉमन करके काट दोगे तो यहां कितना बच जाएगा, बचेगा 4 + 2m = n²। यहां से 2 कॉमन करिए, तो यहां से 2 कॉमन करके कितना हो जाएगा, ये 2m इंटू 2 + m हो जाएगा 2 कॉमन करने पर। यानी इसी को आप सीधा करके लिख सकते हो कि n² बराबर हो जाएगा 2m इंटू m + 2, 2m इंटू m + 2। तो देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, n² बराबर 2m + m + 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, मतलब यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि m के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं। मतलब चलिए इसको इस स्लाइड पे लिख लेते हैं। क्या आया है अभी आपका? अभी आया है आपका n स्क्वायर बराबर 2m इंटू m प्लस 2 आया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें m के कितने वैल्यू पॉसिबल है, जबकि शुरू में ही क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि m का वैल्यू भी 25 से छोटा है और n का वैल्यू भी 25 से छोटा है। तो कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले m के कितने वैल्यू हो सकते हैं, है ना। कंडीशन पहले से पता है आपको कि m भी 25 से छोटा होना चाहिए और n भी 25 से छोटा होना चाहिए। तो बस यहां से ऑब्जर्वेशन मेथड लगा दीजिए, मतलब m का रखिए वैल्यू, है ना। अब देखिए कौन कौन n स्क्वायर होने की संभावना है। तो रख के देखिए। हाँ सर कितना रख के देखेंगे? तो सब रख के देखेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। रख के देखिए, सब रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए अगर पुट इसमें अगर आप m के जगह पे 1 रखोगे तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 किसी का रूट नहीं हो सकता, यानी m का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। पुट m बराबर 2, अगर m का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो बताइए n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। m का वैल्यू अगर यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यह भी हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अगर n स्क्वायर बराबर 16 आ गया तो n बराबर आराम से 4 हो जाएगा, n बराबर आराम से 4 हो जाएगा, यानी m का एक वैल्यू पॉसिबल हो गया, यानी 2। समझ रहे? चलिए नेक्स्ट रखिए, नेक्स्ट रखिए। इसी तरीके से आप रखते चले जाइए, इसी तरीके से रखते चले जाइए। जब n का वैल्यू जब आप m का वैल्यू 3 रखेंगे तो n स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए। अगर आप m का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, यानी 6 इंटू 8 48 होगा। 48 किसी का रूट नहीं है तो काम नहीं हुआ। फिर अगर आप m के जगह पे यहाँ पर 4 रखोगे तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अगर यहाँ 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 6, यानी मतलब 8 इंटू 6 हो जाएगा। देख रहे हो क्या? सही है? कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं? सर गड़बड़ तो आप कर रहे हो, पता गड़बड़ क्या कर रहे हो सर आप? एक बात बताओ, जब आप m का वैल्यू 3 लिए थे तो यहाँ 6 हुआ तो यहाँ 5 ना होगा सर, यहाँ 8 कैसे लिख दिया आप? एक बात बताइए, यहाँ तो 5 होगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 का कोई रूट नहीं है, चलो कोई बात नहीं है ना। 3 के बाद 4, हाँ बहुत बढ़िया। फिर अगर जब m का वैल्यू 4 लोगे सर, 4 लोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, सही बात है। तो 48 का कोई रूट नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर आप m का वैल्यू रखोगे 5 तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ अगर 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7, यानी 10 गुना 7 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से अगर आप रखते चले जाइएगा ना, m का वैल्यू 25 से छोटा मतलब 24 तक रखना है, तो इस तरह का अगर रखते चले जाइएगा तो इसके बाद एक और नंबर है जहां पर आपको ये पॉसिबल मिलेगा, और वो नंबर पता है क्या है? m बराबर जब आप 16 डालोगे तब हो जाएगा। m बराबर जब आप 16 डालोगे तो हो जाएगा। रख के देखिए। कहोगे सर आपको कैसे पता? तो हम भी रख के देखे हैं एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो m का जब वैल्यू 16 रखोगे तो हो जाएगा। रख के देखिए, इसमें रखिए 16, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर बराबर, यहाँ रखोगे 16 तो 16 दूनी कितनी हो जाएगी 32, अब बगल में कितना हो जाएगा 16 दू 18। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 32 गुना 18 करके देख लो। 32 गुना 18 करोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, आइए हो जाएगा 32। देख लो ये हो जाएगा 576। तो 576 आपको पता है रूट होता है 24 का, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। n का कितना आ जाएगा 24, यानी m का वैल्यू 16 भी पॉसिबल है। उसके अलावा कुछ भी रखोगे तो n स्क्वायर का ऐसा वैल्यू नहीं निकलेगा जिससे रूट निकल जाए।
यानी m का एक वैल्यू 2 हो सकता है और m का एक वैल्यू 16 हो सकता है। यानी कितने वैल्यू हो सकते हैं? 2 वैल्यू हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में यही एक तरीका है कि आप n का वैल्यू आप m का वैल्यू रख के देखिए, इसमें m का वैल्यू रखते चले जाइए और जिस नंबर का रूट सॉल्व हो गया वो हमारा m पॉसिबल होगा, है ना। तो अभी हम रख के देखे तो m का एक 2 पॉसिबल हुआ जिसका n स्क्वायर का रूट सॉल्व हो गया था, और m का वैल्यू जब 16 रखे तब हमारा n स्क्वायर सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब m का कितने वैल्यू हो जाएंगे? 2 वैल्यू हो जाएंगे। और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा रखने में। ये भी मत सोचे कि सर कितना तक रखेंगे, एग्जामिनर भी इतना मतलब दूसरे तरीके से नहीं सोचेगा कि आपको बहुत ज्यादा नंबर सोचने के लिए बोल देगा। कम ही नंबर बोला है, 25 से छोटा नंबर ही सोचने बोला है। ठीक है, चलिए 2 आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या बोला है? बोला कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स? देयर आर 8 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ व्हिच पॉइंट्स आर कोलिनियर। बहुत बढ़िया। टोटल 8 पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं और कोलिनियर कितने हैं? कोलिनियर हैं 4 पॉइंट्स। कोलिनियर कितने हैं? 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या, ये तो फॉर्मूला होता है सिंपल। तो आपको पता है एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होता है, पता है ना आपको। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 पॉइंट चाहिए एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। तो टोटल 8 पॉइंट है, तो 8 में से 3 पॉइंट चुन लीजिए तो 8C3 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 4 पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर होना। तो सोच के देखिए, यहां देखना, मान लो यह एक लाइन है, इस लाइन पर टोटल 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब बाकी 4 बाहर में 1 2 3 4 ऐसे है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। तो आपने इस टोटल 8 में से 3 पॉइंट चुन लिया, लेकिन 8C3 लिखने का मतलब हुआ कि इस 8 में से कोई भी 3 लिया जा सकता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इस 8 में से कोई भी 3 अगर लेना है और अगर इस चारों में से कोई भी 3 पकड़ा गया तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा? इस 8C3 का मतलब हुआ इस 8 में से कोई भी 3। अगर इस चारों में से कोई 3 पकड़ा गया तो ट्रायंगल बनेगा? नो सर। इसका मतलब 8C3 में से हमको जितना भी कोलिनियर पॉइंट है उसमें को माइनस कर देना है, यानी 4C3 को माइनस कर देना है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल में से 3 पॉइंट लिए और जितना कोलिनियर है उसमें से 3 पॉइंट को माइनस कर दिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सॉल्व करिए। NCR है, ये है NCR, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है। तो हो जाएगा फैक्टोरियल n मतलब 8, n माइनस r यानी 5 इंटू r यानी 3, फैक्टोरियल n यानी 4, n माइनस r यानी 1 इंटू r यानी 3। 8 को तोड़ो तो 8 गुना 7 गुना 6, 6 के बाद आएगा 5, नीचे से 5 कट जाएगा, बचेगा 3 का फैक्टोरियल जो 6 होता है। 4 को तोड़ो, 4 इंटू 3, 4 के बाद 3 आएगा जो नीचे से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 6 से 6 कट गया तो 8 7 56, यानी 56 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा? 52। यानी टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 52 ट्रायंगल बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हमारी बात को आप समझ गए? अच्छे समझ गए? हाँ, बस याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले टोटल में से 3 पॉइंट चुन लीजिएगा और जितना कोलिनियर रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
स्वाभाविक बात है मित्र, इस 8 में से कोई 3 पॉइंट चुन के ट्रायंगल बनाना है, लेकिन इस चारों में से अगर कोई 3 चुना गया तो ट्रायंगल तो कभी नहीं बनेगा, इसलिए ये वाला माइनस कर दिए, जितना भी कोलिनियर था उसको माइनस कर दिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब इसी का एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, इसी का एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म बाय दिस पॉइंट्स। कितना पॉइंट दिया था याद है? टोटल 8 पॉइंट है। वही क्वेश्चन है, 8 में से 4 गो एक लाइन पर है, मतलब कोलिनियर है, अब बाकी 4 गो बाहर में है, बाहर में है 4 गो। तो कह रहा है कि बताइए इससे कितना क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, कितना क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बन सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल जिसके पास 4 साइड हो, ऐसा फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए। टोटल कितना पॉइंट है आपके पास? 8 पॉइंट है। तो 8 में से कोई भी 4 गो चुन लिए। अब हिसाब से सुनो, समझने वाली बात है, मेरी बात को सुनिएगा। 8 में से 4 गो चुन लिए। अब दिक्कत क्या क्या है सोचो। अगर इस कोलिनियर में से कोई 2 पॉइंट चुना जाए, अब बाकी 2 इसमें से चुना जाए, तो आराम से ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ध्यान सुनिए, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए इस चारों में से कोई 2 या इस चारों में से कोई 2 चुना जाए तो आराम से बन जाएगा। मान लो ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए, ये दोनों पॉइंट पकड़ लिए, तो आराम से क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना? मेरी बात को समझ रहे हो? हमने कहा पहले तो हमारे पास 8 पॉइंट था, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट, 8C4। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट कोलिनियर का है, तो थोड़ा वो भी सोचना पड़ेगा। सोच के देखिए आप क्या सोचते हैं, ठीक है? क्या माइनस कर सकते वो सोच रहे हैं। सोचो, इस कोलिनियर में से कोई 2 पॉइंट लेते, अब बाकी 2 पॉइंट यहां से लेते, तो आराम से बन जाता क्वाड्रिलेटरल। इस चारों में से कोई 2 पॉइंट लो, यही दोनों पॉइंट लो, ये दोनों ले लो, तो आराम से बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? या ये दोनों लो और ये दोनों पॉइंट लो, आराम से बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। मतलब इसमें से कोई 2, इसमें से कोई 2 तो बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें से कोई 3, इसमें से 1 बनेगा क्वाड्रिलेटरल? नो सर। यानी इसमें से अगर कोई 3 पॉइंट पकड़ लोगे, इसमें से 1 पॉइंट पकड़ोगे तो कभी नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल। सही बोल रहे हो सर? आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट चाहिए, तो 4 पॉइंट आपने एक के बार 8C4 लिख दिया, मतलब 8 में से कोई 4। तो 8 में से कोई 4 से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कोलिनियर का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर कोलिनियर नहीं बोलता तब तो यही आंसर हो जाता, कुछ भी माइनस करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? इसमें से कोई 2, इसमें से कोई 2 पकड़ लोगे तो आराम से बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। समझे? मान लो ये दोनों पकड़ लिए, ये दोनों पकड़ लिए, तो आराम से बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें से कोई 3, इसमें से 1 तो कभी नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें से 3 का मतलब कै गो है? 4 गो है। तो 4C3, इसमें से 1 तो ये कै गो है? ये भी 4 गो है, तो 4C1। इससे कभी नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा। इसमें से कोई 3 तो ये है 4 गो, तो 4 गो में से कोई 3, इसमें से कोई 1 तो ये भी है 4 गो, तो 4 गो में से 1 नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल, वो माइनस कर दी। एक और केस है, अगर चारों का चारों अगर यही चुना गया तब, चारों का चारों अगर यही चुना गया तब भी नहीं बनेगा क्वाड्रिलेटरल। यस सर, इसका मतलब 4C4। आपको पता है ना, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट चाहिए। तो टोटल 8 में से आप 4 पॉइंट चुने हैं, वो लिख दिए।
कैसे कैसे नहीं बन सकता था, इसमें से कोई 3, इसमें से कोई 1, तो इसमें से 3 का मतलब हुआ 4 में से 3, इसमें से 1 का मतलब हुआ फिर भी 4 में से 1। इससे नहीं बन सकता है क्वाड्रिलेटरल। या ऐसे भी नहीं बन सकता, अगर चारों इसी में से चुना गया तब भी नहीं बन पाएगा, तो वो 4c4 भी माइनस कर दिए। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 8c4 का हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r करोगे तो 4, इंटू r करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल n मतलब 4, n माइनस r करोगे तो 1, इंटू r करोगे तो 3। फिर 4c1 फैक्टोरियल n माइनस r करोगे तो 3, इंटू r करोगे तो 1। फैक्टोरियल n माइनस r करोगे तो 0, इंटू r करोगे तो 4। कितना हो जाएगा बताओ। इसको सॉल्व करेगा तो ये 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 5 के बाद 4 आएगा, एगो 4 कट जाएगा, एगो 4 बचेगा जिसका होता है फैक्टोरियल 24, माइनस 4 के बाद आएगा 3, ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, नीचे वाला 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर इसको 4 को तोड़ोगे तो 4 के बाद आएगा 3, ये भी 3 कट जाएगा तो 4 ही बचेगा। ये और ये कट ही गया, 0 का होता है फैक्टोरियल 1 तो ये 1 ही बचेगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए। 8 3 24, 3 दूनी 6, तो 7 पंचे 35 दूनी 70, ऊपर हो गया कितना, कितना हो जाएगा ये वाला कहानी हो जाएगा 70, वो वाला हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1, यानी 70 माइनस 17 कितना हो जाएगा 53, 53, 7 3 10, 5 1 6 1 7, 53। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझे, क्वेश्चन बढ़िया था, बस आपको सीखना है। चलिए ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है। fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, f1 f4 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और ये भी बोला कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 है, तो बताना है कि दूसरा रूट क्या होगा, व्हाट इज द अदर रूट, दूसरा रूट क्या होगा। तो दूसरा रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो ये क्वाड्रेटिक कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। आइए चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए, आपके पास जो क्वाड्रेटिक है fx बराबर वो कितना के बराबर है, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर है। फिर इसका कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि f1 भी 2 है, f4 भी 2 है, f1 का वैल्यू भी 2 है, f4 का वैल्यू भी 2 है। एक और कंडीशन दिया है, एक और कंडीशन दिया है कि 2 इज अ रूट। रूट का मतलब हुआ, रूट का मतलब हुआ जब f में 2 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0। 2 को रूट बोला है, इसका मतलब f2 का वैल्यू कितना हुआ होगा 0। अब इसी तीनों को सॉल्व करके ABC निकालो, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताइए। आइए, इसमें आप सबसे पहले पुट करो x के जगह पे 1, तो x के जगह पर अगर 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा बोलो, ये f1 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा f1 बराबर a प्लस b प्लस c हो जाएगा। उसके बाद चलो f1 कितना है, f1 कितना है 2, तो रख दो यहाँ 2 रखोगे तो 2 बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा। इसी को हम सीधा करके लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 2। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद x के जगह पे क्या रखोगे 4 रखिए। अगर x के जगह पे रखोगे 4, तो x के जगह पे 4 रखोगे तो ये हो जाएगा f4, तो रखिए यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 4b अब प्लस c हो जाएगा। f4 का वैल्यू भी कितना दिया है 2, तो यहाँ रखोगे 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 16a प्लस 4b अब प्लस c हो जाएगा। यानी इसी को आप लिख सकते हैं 16a प्लस 4b अब प्लस c बराबर 2 लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद f2 है, मत इसमें x को हटा के 2 रखिए, इसमें आप x को हटा के 2 रखिए, तो अगर इसमें x को हटा के 2 रखिए कितना हो जाएगा ये f2, x को हटा के इसमें 2 कितना हो जाएगा बताओ, x को हटा के 2 कितना हो जाएगा ये 4a प्लस 2b प्लस c हो जाएगा। x को हटा के 2 रख रहे हैं, ठीक है। f2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0,
तो यहाँ रखोगे 0, कितना हो जाएगा ये 4a प्लस 2b प्लस c। इसी को सीधा करके लिख सकते हैं 4a प्लस 2b प्लस c बराबर लिख सकते हैं 0। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। इसी तीनों को सॉल्व करके आपको ABC निकालना है, जो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, जो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। एक बार सेकंड माइनस थर्ड कीजिए सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो 16 में से 1 गया 15, 4 में से 1 गया तो देखो 16a में से 1 गया तो 15a, 4b में से b गया तो 3b, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यानी अगर सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हो तो आ जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 0। सब में अगर 3 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर हो जाएगा 0। बोलो होगा क्या? यस सर। इसमें से इसको माइनस करने पर हो गया। अब थर्ड में से नहीं तो सेकंड में से ही थर्ड माइनस कर लो। तो सेकंड में से थर्ड माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12a 2b, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 12a प्लस 2b बराबर 2। कितना हो जाएगा बता? ये हो जाएगा किस में से? सेकंड में से अगर थर्ड माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 12a प्लस 2b बराबर 2 हो जाएगा। चेक कर लो इसमें से जो घटाए हैं। तो 16a में से 4a गया तो 12a हो गया, ये हो जाएगा 2b, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2। तो 12a प्लस 2b बराबर 2। ठीक है, सब में 2 से कर दो डिवाइड तो कितना हो जाएगा? ये 6a प्लस b बराबर हो जाएगा 1। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करना है। एक जगह कर लीजिए। तो 5a प्लस b बराबर 0 है और फिर 6a प्लस b बराबर 1 है। दोनों को सॉल्व कीजिए। तो दोनों को माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सब कट गया। तो 5a में से 6 गया तो माइनस a बराबर हो जाएगा -1। यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1। अगर a आ गया 1 तो b निकाल लो। इन दोनों में से किसी में रख के ऊपर में भी रख लो। कितना बताइए? 5a प्लस b बराबर है 0। a का मान यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस b बराबर 0। यानी यहाँ से b का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -5। b का मान आ जाएगा -5। उसका c निकालना है तो c इसी में रख लो, a प्लस b प्लस c वाले में। बताइए, तो a प्लस b प्लस c बराबर हमारे पास कितना है? 2। a का मान आया है 1, b का मान आया है -5, c बराबर 2। कितना आ जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा -4 प्लस c बराबर 2। तो देयरफॉर माइनस का उधर गया प्लस में, तो c कितना हो जाएगा? 6। तो a b c सब आ गया। अब बताइए अगर आपका क्वाड्रेटिक हो कितना आ गया? a b c सब आ गया तो इसमें रखोगे a आ गया है 1, b आ गया है -5 और c आ गया है 6। ये जो आपका क्वाड्रेटिक था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें a आया है 1 तो ये होगा x², b आया है -5 तो ये -5x और c आया है 6। अब इसको सॉल्व करो, फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x-2 इंटू x-3 बराबर 0। तो हमारा जो आंसर होगा ये 0 के बराबर होगा तो हो जाएगा x बराबर 2 और ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर हो जाएगा 3। यानी हमारा जो रूट है वो 2 भी आया और हमारा जो रूट है वो 3 भी आया। तो क्वेश्चन में 2 रूट है, इसका चर्चा हो चुका है ना? देखो 2 इज अ रूट, इसका चर्चा हो गया। दूसरा रूट पूछा था तो 2 के अलावा जो दूसरा रूट कौन आया? 3 आया। तो हमारा आंसर जो होगा व्हाट इज द अदर रूट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे हैं क्या हमारी बात को? आप समझे? सवाल बढ़िया था, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं था, सिंपल था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c का वैल्यू पूछा। ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो शुरू में ही दिया हुआ, देख लो a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना दिया है? 2। ये तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख रहे हो, हमेशा जो ये जो क्वेश्चन इस टाइप का, एक पार्ट इसका बड़ा रहता है, दूसरा पार्ट आसान रहता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सोचोगे ना तो आपसे भी बनेगा क्वेश्चन, आपसे भी बनेगा।
आइए बात करते इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का पावर 4। अच्छा, आइए आराम से बात करते हैं। पहले एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है बताइए। ये दिया हुआ है, अगर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट लगा देंगे। कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कितना हो गया बताइए, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि a के पावर 4 का डिटर्मिनेंट पूछो, बताओ। ये तो प्रॉपर्टी है भाई, a के पावर 4 का डिटर्मिनेंट पूछा है, तब पावर को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू आया है 1, यानी 1 का पावर 4 हो जाएगा, और 1 का पावर 4 कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वही क्वेश्चन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए के एडजॉइंट का इनवर्स पूछा है। तो सबसे पहले ए था क्या, उसको लिखिए। तो ए था हमारा, चलिए ये जो मैट्रिक्स ए था वो हमारा है कितना के बराबर लिख लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। एक बार फिर से मिला लीजिए, क्या ए का वैल्यू यही था? हाँ, और पता है क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि इसके एडजॉइंट का इनवर्स निकालो, इसके एडजॉइंट का इनवर्स निकालो। तो पहले इसका एडजॉइंट निकालो, तो इसका जब एडजॉइंट निकालोगे तो ये तो 2/2 का है, तो 2/2 का एडजॉइंट निकालने का तो ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, ये जो डायगोनल वाला है इसको उल्टा कर दो, मतलब ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, तो सर वही दिखेगा। बिल्कुल सही बात है, cos थीटा दिखेगा। और जो बच गया उसका साइन बदल दो, मतलब ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, और अगर ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। ये आ गया एडजॉइंट, और हमसे इसका इनवर्स पूछा है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको, इस एडजॉइंट ऑफ ए को थोड़ी देर के लिए एक नाम दे दो बी, है ना। क्या नाम दे दो, बी। यानी बी बराबर अब कितना हो गया आपका, बी बराबर अब आपका हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका पूछा है इनवर्स। बी किसको माने हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को, और इसी का इनवर्स पूछा है। इसका इनवर्स पूछना मतलब बी का इनवर्स पूछना, तो बी के इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। बताइए इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, मतलब 1 हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। इसका एडजॉइंट निकालोगे, इसका एडजॉइंट निकालोगे तो फिर से ट्रिक लगा दो, ये वाला अपना जगह बदलेगा, तो यहाँ कॉस रह जाएगा। जगह बदलने का तो समझे, ये वहां जाएगा ये वहां जाएगा, तो दोनों सेम है तो कोई पता नहीं चलेगा। इसका साइन बदलोगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। पहले हमारी बात को समझे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में था ए, उसका निकाले एडजॉइंट, उसका जो एडजॉइंट निकाले उसका इनवर्स पूछा था, तो सबसे पहले हम उस एडजॉइंट का एक नाम दिए बी, यानी बी बराबर ये। तो एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना मतलब किसका इनवर्स निकालना, बी का इनवर्स निकालना, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है। तो 1/b का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर होगा, बीच में पहले से भी माइनस होता है तो प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/1 लिखे।
इसका एडजॉइंट कैसे ट्रिक लगा दी, इन दोनों का जगह बदल दिए तो वही हो जाएगा, इसका साइन बदल दिए, माइनस में है तो प्लस में आ गया, प्लस में है तो माइनस में आ गया। मतलब ये जो आंसर है वो कितना के बराबर दिख रहा है हमको, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक से देखिए तो ये जो आंसर है वो किसी और के बराबर नहीं, ए के बराबर ही है, यानी बराबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने ए का पहले एडजॉइंट निकाला, फिर उसका इनवर्स निकाला तो ए के बराबर ही आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो हमारी बात को? यस सर, हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों को। चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे बहस बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन पे बहस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, सेट एक्स कंटेन्स 3n एलिमेंट्स। आइए बात करते हैं। एक सेट एक्स है जिसमें 3n एलिमेंट है, और सेट वाई कंटेन्स 2n एलिमेंट, सेट वाई में 2n एलिमेंट है, एंड दे हैव n एलिमेंट इज कॉमन। अब दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, मतलब x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट है। तो पता क्या पूछा है, बोला कि x माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स कितना होगा। मतलब x माइनस वाई में जो एलिमेंट है और y माइनस एक्स में जो एलिमेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना के बराबर होगा। मतलब आपको एलिमेंट पता करना पड़ेगा कि x माइनस वाई में कितना है, y माइनस एक्स में कितना है, दोनों का एलिमेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से फिर आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, एक आइए वेन डायग्राम का सहारा लेते हैं, वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं, काम हो जाएगा तुरंत। थोड़ा सा हटा के बनाओ वेन डायग्राम, यहां पे बनाते हैं। तो वेन डायग्राम का थोड़ा हेल्प ले लेते हैं। दो सेट है, एक है x दूसरा है y। चलिए इस सेट को आप x नाम दे दीजिए, इस सेट को आप नाम y दे दीजिए। चलिए इसमें टोटल p एलिमेंट है, इसमें टोटल q एलिमेंट है, इसमें टोटल r एलिमेंट है। बात करते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x का एलिमेंट, x मतलब किसका एलिमेंट, तो बताओ यहाँ x में कौन है, p प्लस r है, इसका मतलब p प्लस r बराबर हो जाएगा कितना, 3n। यहाँ किसका है, y का एलिमेंट, तो y में कौन एलिमेंट है, q प्लस r, मतलब q प्लस r जो है वो कितना के बराबर है, वो 2n के बराबर है। यह क्या लिखा हुआ है, x और y का इंटरसेक्शन यानी कॉमन, तो x में और y में कॉमन कौन है, r, यानी ये वैल्यू किसका है, r का, मतलब r बराबर हो गया n। तो सब कुछ निकाल लीजिए। कैसे, जब r का वैल्यू यहाँ n देख लो, r का वैल्यू यहाँ n है ना, अगर r का वैल्यू यहाँ n रखोगे तो n उधर चला जाएगा माइनस में, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। यस सर, जब r का वैल्यू n यहाँ रखोगे तो देख रहे हो, r का वैल्यू अगर n यहाँ रखोगे तो n प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो 2n में से n गया तो n बचेगा, मतलब q का वैल्यू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। करेक्ट है। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि x माइनस वाई में कितना एलिमेंट होगा। बताओ पहले एक बात बताओ, यहीं पे आ जाओ, x माइनस वाई का एलिमेंट बताओ, x माइनस वाई मतलब x लेना है लेकिन y नहीं लेना है, इसका ये मतलब हुआ। तो x लेना है लेकिन y नहीं लेना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, इस आराम से वेन डायग्राम को देखो, x माइनस वाई का मतलब हुआ x लेना है लेकिन y नहीं लेना है, तो लेना पड़ेगा p, क्योंकि p ही है जो x में है और किसी में नहीं है। अगर r लोगे तो ये x और y दोनों में है, इसका मतलब हुआ x को लेना है y को नहीं लेना है, मतलब कौन लेंगे, p, और p का वैल्यू कितना के बराबर आया है, 2n के बराबर आया है। उसके बाद y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, y का लेंगे लेकिन x का नहीं लेंगे, तो y का लेंगे x का नहीं लेंगे, मतलब कौन आ जाएगा, q, और q का वैल्यू कितना के बराबर है, n के बराबर है। और हमसे इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, मतलब 2n इंटू n पूछा है ना, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ये पूछा है। देख रहे हो, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट निकाल के मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 2n स्क्वायर
या इसको ऐसे भी आप सोच सकते थे, पता है कैसे सोच सकते थे, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट सोचते तब भी वही बात होता। इसका एलिमेंट निकाल लिए, इसका एलिमेंट निकाल लिए, और उन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट है पता करना है। अगर क्रॉस का मतलब अगर हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट समझे तब भी वही बात है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का अगर एलिमेंट पूछेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एन ए इंटू एन बी। ऐसे हमको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही लग रहा है ना। अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लग रहा है तब भी हमारा आंसर वही होगा, चिंता मत कीजिएगा। इसके एलिमेंट को और इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट आ जाएगा। अगर इस क्रॉस का मतलब ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, क्योंकि यहाँ और यहाँ एन नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो x माइनस वाई का एलिमेंट निकाल लिए, y माइनस एक्स का एलिमेंट निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसके क्रॉस इसका एलिमेंट आ जाएगा। बात बराबर हुआ, 2n² के बराबर होगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, ये क्या है क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन हमको लगा था जब हम पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को, तो बढ़िया क्वेश्चन लगा था। इसको एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले आप ए देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर आप ए देखोगे तो लिखा हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बी देखोगे तो बी क्या लिखा हुआ है, 0 1 4 9 लिखा हुआ है। और पता आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एक रिलेशन है R जो x, y से बनता है, इस प्रकार से बनता है कि मॉड x का जो वैल्यू है वो y से छोटा है, ठीक है। और ये भी बोला ध्यान रखने के लिए कि x एलिमेंट होना चाहिए a का और y एलिमेंट किसका होना चाहिए, b का, ठीक है। x एलिमेंट होना चाहिए a का और y एलिमेंट किसका होना चाहिए, b का। तो सबसे पहले आपको a में से यानी a इसमें से x उठाना है, इसमें से y उठाना है, ठीक है। a में जो एलिमेंट उठेगा उसको x मानना है और b में जो एलिमेंट उठेगा उसको y मानना है, करेक्ट है। तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसा नंबर उठाना है ताकि x का मॉड y से छोटा रहे। आइए सोचते हैं, है ना, सोचते हैं थोड़ा सा। x में यही सब एलिमेंट है, y में यही सब एलिमेंट है, तो थोड़ा सोचते हैं, क्या आराम से सोचते हैं, थोड़ा सा क्या रिजल्ट आ सकता है, सोचते हैं। आइए, अगर मान लीजिए सबसे पहले -3 पे काम करते हैं। अगर हम x बराबर अगर -3 लेते तो इसका मॉड कितना होता, -3। अब -3 का मॉड कितना होगा, 3। तो 3 किस किस से छोटा हो सकता है, इस वाले में देखो 3 किस किस से छोटा हो सकता है, तो 3 4 से छोटा हो सकता है, 9 से छोटा हो सकता है। यानी 3 के लिए y का वैल्यू 4 हो सकता है और 3 के लिए y का वैल्यू 9 हो सकता है। क्या हमारी बात को समझे? सबसे पहले ध्यान से सुनो, यहाँ पर कह रहा है कि x का जो मॉड है वो y से छोटा होना चाहिए। अगर हम x के जगह पे -3 लेंगे तो -3 का मॉड हो जाएगा 3। तो 3 को y से छोटा लेना है और 3 को y से छोटा करना है और y इसमें से चुनना है। तो 3 को अगर y से छोटा करना है तो y 0 नहीं ले सकते, y 1 नहीं ले सकते, तो y क्या लेना पड़ेगा, 4 और 9 लेना पड़ेगा। देखो y का वैल्यू वही दिए है 4 और 9, समझ गए। अगर हम अगला x का वैल्यू -2 लेते तो -2 का मॉड होता 2। उस केस में 2 से बड़ा कौन होता है, या 2 किस किस से छोटा होता है ना, y में, तो y यही है। तो 2 0 से छोटा हो नहीं सकता, 1 से छोटा हो नहीं सकता, तो किससे छोटा होता, 4 से छोटा होता और 9 से छोटा होता। फिर से अगर हम x के जगह पे -1 लेते तो -1 का मॉड कितना होता, 1। तो 1 किस किस से छोटा है, b में, तो 1 0 से छोटा हो नहीं सकता, 1 से छोटा हो नहीं सकता, फिर से 4 और 9 से ही छोटा होता है। यहाँ भी 4 आता है, यहाँ भी 9 आता।
ये सब y लिख रहे हैं कि 3 के लिए y क्या हो सकता है, 2 के लिए y क्या हो सकता है, 1 के लिए y क्या हो सकता है। ठीक है, x का वैल्यू क्या क्या ले लिए हैं, ये ले लिए, ये ले लिए, ये लिए। अब x का वैल्यू ये सब भी ले सकते हैं, 0 1 2 3। अगर आप x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा, और 0 से कोई छोटा है नहीं b में। 0 से बड़ा, अच्छा सॉरी 0 से बड़ा लेना है ना, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन कौन हो सकता है b में, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 4 भी हो सकता है, 0 से बड़ा 9 भी हो सकता है। ध्यान रहे, कंफ्यूज मत कीजिए, मॉड x को छोटा होना है, y को बड़ा होना है। तो मॉड x का जो मान आया है 0, तो 0 को छोटा होना है, तो 0 किसकी से छोटा, ये सबसे छोटा है। उसके बाद x के जगह पे क्या लोगे, 1, तो 1 का मॉड कितना आ जाएगा, 1। तो 1 किस किस से छोटा है, फिर 1 छोटा है किससे, 4 से। 1 किससे छोटा है, फिर से 9 से। फिर लोगे x के जगह पे कितना, 2, तो 2 का मॉड कितना हो जाएगा, 2। 2 किस किस से छोटा है, 4 से छोटा है 2, और 9 से छोटा है 2। फिर लास्ट में लोगे x के जगह पे 3 तक जाना है, तो फिर से 3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3। अब फिर 3 किससे छोटा है, 4 से, और 3 किससे छोटा है, 9 से। यानी a में क्या क्या वैल्यू आया, a में जो वैल्यू आया वो क्या 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 क्या। अब से चलो ठीक है, पेयर क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि हाउ मेनी एलिमेंट डज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट हो सकता है ये बताना है। तो बताइए ना, अगर a का -3 लिए तो -3 के साथ 4 9 हो सकता है। देखो कैसे कैसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब है a का वैल्यू, और ये सब है b का वैल्यू, जिसे y आप बोले हैं, ये सब है। तो सेट बनाते क्या क्या बन सकता है, -3 के साथ कैसे कैसे बनेगा, तो -3, 4 का बनेगा, और -3, 9 का बनेगा, ठीक है। -2 के साथ क्या बनेगा, -2, 4 का बनेगा, और -2, 9 का बनेगा। -1 के साथ क्या बनेगा, -1, 4 का बनेगा, और -1, 9 का बनेगा। फिर 0 के साथ क्या बनेगा, 0 1 का बनेगा, 0 4 का बनेगा, और 0 9 का बनेगा। फिर 1 के साथ किसका बनेगा, 1 4 का बनेगा, 1 9 का बनेगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, उसके बाद यहाँ आ जाइए, 2 के साथ कौन बनेगा, 2 4 का बनेगा, और 2 9 का बनेगा। फिर 3 के साथ किसका बनेगा, 3 4 का बनेगा, और 3 9 का बनेगा। अब गिन लो कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को बना, यानी ऑप्शन नंबर इज द सी करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, और क्वेश्चन बढ़िया, इतना हार्ड भी नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, इतना हार्ड भी नहीं है कि जो आप सोच नहीं सकते। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। हमको करना क्या था कि x का मॉड छोटा करना था y से, तो हम x लेते गए, और x लेना था a में से, क्वेश्चन ही बोला है x लेना है a में से, y लेना है इसमें से। तो इसका मॉड इसमें से किस किस से छोटा हो सकता है वो लेना था, तो हमने लेते चले गए, है ना। -3 का मॉड 3 आया, तो 3 किस किस से छोटा है, 4 और 9 से छोटा है। -2 का मॉड 2 आया, तो 2 किस किस से छोटा है, तो 4 और 9 से छोटा है। -1 का मॉड 1 आया, तो 1 किस किस से छोटा है, तो 4 और 9 से छोटा है। 0 का मॉड 0, तो 0 किस किस से छोटा, वो लिखते चले गए, और फिर बाद में सबका पेयर बैठा दिए। तो -3 के साथ ये, फिर -3 के साथ ये, फिर -2 के साथ ये, -2 के साथ ये, ऐसे करके सबका पेयर बनाया और गिन लिए, तो कितना बना, 15 को पेयर बना, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए, क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए, ये क्वेश्चन आप देख के डरिए मत, क्वेश्चन को बस पढ़िए, देख के आप डरिए मत, क्वेश्चन को बस पढ़िए। आप क्वेश्चन आसान है, चिंता मत कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इफ x is an n by n मैट्रिक्स, then डिटर्मिनेंट ऑफ mx बराबर m के पावर m डिटर्मिनेंट ऑफ x। क्या लिखा हुआ है समझिए। पहले स्टेटमेंट 1 को लिखते हैं।
स्टेटमेंट 1 में बोला, क्या बोला कि एक मैट्रिक्स X है जो n बाय n ऑर्डर का है, ठीक है। फिर बोला DET का मतलब डिटर्मिनांट, मतलब ऐसे लिखा हुआ है डिटर्मिनांट ऑफ mx, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ m इंटू एक्स, ये बराबर किसके होगा। सबसे पहली बात, ये प्रॉपर्टी है, m नंबर है और x मैट्रिक्स है, m नंबर है और x मैट्रिक्स है, तो नंबर अगर डिटर्मिनांट के बाहर आता है तो पावर में ऑर्डर लग जाता है, और x का ऑर्डर n है तो m का पावर n हो जाएगा और अंदर में x का डिटर्मिनांट, ऐसे है, प्रॉपर्टी है ये डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी है। सुन लीजिए, अगर k इंटू a का डिटर्मिनांट पूछा जाए और अगर k यहाँ ऑर्डर है, नंबर है, तो जब नंबर को डिटर्मिनांट के बाहर करोगे तो नंबर के पावर में n लिखा जाएगा इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a, और ये n क्या है, वो ऑर्डर है सर। ऑर्डर मतलब कितना रो कितना कॉलम, तो सर यहाँ n रो n कॉलम है तो ऑर्डर n हुआ, तो जब इस m को बाहर करेंगे तो m का पावर n आ जाएगा इंटू x का डिटर्मिनांट, यही लिखा हुआ है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं m का पावर n, इसको भाषा में लिख सकते हैं कितना, डिटर्मिनांट ऑफ x, और यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में। ठीक से देखो, डिटर्मिनांट mx बराबर m का पावर n डिटर्मिनांट ऑफ x, जो यही आया है, डिटर्मिनांट mx बराबर m का पावर n डिटर्मिनांट ऑफ x, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है सेकंड, y is a matrix obtained from x multiplying any row or column by a scalar m। देखो क्या गेम खेला, गेम ये खेला कि अगर x हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो ऐसा a b c p q r x u v w का, तो बोला अगर x ये वाला मैट्रिक्स है तो y एक ऐसा मैट्रिक्स है, y एक मैट्रिक्स है जो इसके किसी रो या कॉलम, किसी एक रो या कॉलम में m से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो अगर हम फर्स्ट ही कॉलम में कर देंगे तो ये m a m b m c बाकी p q r u v w इतना के बराबर है। ये बोला x जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के किसी एक रो या कॉलम में m से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को y बोला है, उसी को y बोला गया है। ठीक है, करेक्ट है। अब आइए, अब बात करते हैं, तब पूछा है कि डिटर्मिनांट ऑफ y बराबर m इंटू डिटर्मिनांट ऑफ x। देखते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ y मतलब इसका डिटर्मिनांट पूछा है ना, y का डिटर्मिनांट पूछा है। ध्यान देते हैं, आराम से अच्छे से ध्यान देते हैं, इसका डिटर्मिनांट पूछा है तो मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनांट किसका निकालना, y का, डिटर्मिनांट ऑफ y। ठीक है, डिटर्मिनांट ऑफ y यही है, इसमें मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे तो ये हो जाएगा m a m b m c, ये हो जाएगा p q r u v w। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो बाहर कर सकते हैं, तो m बाहर हो जाएगा तो अंदर में बचेगा a b c p q r u v w, ये बचेगा। अब ठीक से देखिए, m बाहर हो चुका है और ये जो चीज है वो इसका डिटर्मिनांट है, ये जो चीज है वो डिटर्मिनांट है इसका, मतलब इसका x का, तो डिटर्मिनांट ऑफ क्या लिख सकते हैं, x। यही था स्टेटमेंट सेकंड कि डिटर्मिनांट ऑफ y बराबर m इंटू डिटर्मिनांट ऑफ x। देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनांट ऑफ y बराबर m इंटू डिटर्मिनांट ऑफ x, यानी स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। अब जरूरी बात यह है कि क्या फर्स्ट सेकंड को एक्सप्लेन करता है, ये अब बात है।
ठीक है। अब इस बात पे अगर लॉजिक है लगाना है तो देखो कैसे लगता है। मित्र एक बात बताइए, सोच के देखिए, सोच के देखिए, यहां जो y मिला हमको किसी एक रो में m से मल्टीप्लाई करने पर मिला था, तो आराम से जब डिटर्मिनेंट निकालने गए तो m को कॉमन कर लिए। अगर एक रो में मल्टीप्लाई था तो m कॉमन हुआ कितनी बार, m बार, सॉरी एक बार, सॉरी m कॉमन हुआ कितनी बार, एक बार। अगर इसमें भी मल्टीप्लाई रहता, इसमें भी मल्टीप्लाई रहता, इसमें भी मल्टीप्लाई रहता, तो यहां से भी m कॉमन आता, यहां से भी m कॉमन आता, यहां से भी m कॉमन होता, मतलब m का पावर 3 हो जाता। मेरी बात को आप समझ रहे हैं आप अच्छे से? हम ये कहना चाहते हैं, मेरी बात को फिर से सुनिए, अगर x के सभी रो या कॉलम में अगर m से मल्टीप्लाई करते तब उसका डिटर्मिनेंट निकालने जाते तो m यहां से भी, m यहां से भी, m यहां से भी कॉमन होता, तो m का पावर 3, m का पावर 3 बाहर में होता, m का पावर 3 होता, क्या होता, m का पावर 3। तो भैया ये 3 क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि देख लो x को आपने फिलहाल 3/3 ऑर्डर का माना हुआ था, तो m का पावर 3 हो जाता, x में मल्टीप्लाई होता। नहीं समझे हमारी बात को? वापस समझते, कोशिश करते हैं आपको समझाने का। मेरी बात को बस ऐसे ही समझिए आप। एक एग्जांपल और ले ले क्या, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए अगर x बराबर ABC PQR UVW है, किसी ने कहा कि mx बताओ, mx का मतलब हुआ इन सब में m से मल्टीप्लाई करना, MA MB MC MP MQ MR MU MV MW। अब इसका डिटर्मिनेंट पूछता तो mx का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट, मतलब MA MB MC MP MQ MR MU MV MW। सोच के बताइए, m यहां से भी, m यहां से भी, m यहां से भी कॉमन होता तो m का क्यूब हो जाता, बाहर में क्या बचता, यहां बचता ABC PQR UVW, ये बचता, ये हो जाएगा m क्यूब। और सोच के बताइए ये जो चीज है वो यही है, इसका डिटर्मिनेंट मतलब किसका डिटर्मिनेंट, x का डिटर्मिनेंट। अब सोच के बताइए, ध्यान दो, यहाँ रिलेशन, यहाँ दिमाग लगाओ। mx का जो डिटर्मिनेंट है वो m का पावर 3 इंटू x का डिटर्मिनेंट आया। कैसे आया, m डिटर्मिनेंट के अंदर था, तो जब इस m को बाहर करने की कोशिश किए तो पावर में 3 आ गया, और 3 क्या है, इसका ऑर्डर है। ठीक उसी प्रकार अगर mx को बाहर करते और ऑर्डर में n होता तो m का पावर n इंटू x का डिटर्मिनेंट लिखा था। यही हुआ है स्टेटमेंट 1 में। देखो mx का जो डिटर्मिनेंट हुआ है वो m का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x ही हुआ है। तब सोच के बताइए, ये जो पावर में लगता है, ये जो m के पावर में 3 या जो भी लग रहा है वो कैसे लगता है, ये m का पावर 3 कैसे बना, यहां से भी m, यहां से भी m, यहां से भी m कॉमन करने से बना। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट में भी m का जो भी पावर आ रहा है वो कॉमन करने से आ रहा है, और स्टेटमेंट सेकंड में भी m जो बाहर आया वो किसके कारण आया, कॉमन करने से ही आया। यहां से अगर m कॉमन नहीं करते तो ये बाहर में m नहीं आता। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, और स्टेटमेंट फर्स्ट जिस लॉजिक पर काम कर रहा है, कॉमन करने वाले लॉजिक पर स्टेटमेंट फर्स्ट काम कर रहा है, उसी लॉजिक पर स्टेटमेंट सेकंड भी काम कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है, और फर्स्ट जो है वो सेकंड का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मेरी बात को आप ध्यान से देखे कि नहीं देखे? ये जो क्वेश्चन था ये देखिए,
यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही हो गया था। बस अब हमको देखना था कि सेकंड और फर्स्ट में सेम रिलेशन है कि नहीं। तो जब हम रिलेशन देखने गए तो इस स्लाइड को आप देखिए। तो जब हम स्टेटमेंट फर्स्ट के हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट में देखिएगा, देखो यहां देखो स्टेटमेंट फर्स्ट में देखो x वाले में m से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहां भी क्या किए, x को अपने मन से एक मान लिए, उसमें m से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल ले गए, फिर m कॉमन कर लिए, तो 3 बार m कॉमन हुआ तो m का पावर 3 आया। तो ये 3 क्या है, इस x का ऑर्डर ही तो है। तो उसी प्रकार डायरेक्ट बोल सकते थे m इंटू एक्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो जब m बाहर आएगा तो उसके पावर में ऑर्डर चला जाएगा। अगर ऑर्डर 2 रहा तो 2 जाएगा, 3 रहा तो 3 जाएगा, 4 रहा तो 4 जाएगा, n रहा तो n जाएगा। तो बताइए जो पावर आ रहा है m का पावर, वो कॉमन करने से ही तो आ रहा है। यस सर। और उसी लॉजिक पर तो सेकंड स्टेटमेंट भी काम किया। ये जो बाहर में m आया वो भी तो कॉमन करने से ही आया। तो फर्स्ट में भी कॉमन करने से आ रहा है, सेकंड में भी काम कॉमन करने से ही हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया था। देखो मित्र, जो लोग अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे ना, उसको ये बात हमारी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तब तो भाई दिक्कत है, साफ साफ दिक्कत है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, क्या बोला है 45 देखिए। m का वैल्यू दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 में क्या बोला, द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स तब पॉसिबल नहीं होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल के देखते हैं, आइए निकाल के देखते हैं। तो अगर हम m का डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले यहां से मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो 71, 57, 65, 23, 28, 17, 48, 29 और 48। ठीक है, चलिए ओके। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से अच्छा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो कैसे, 71, 57, 65। एक काम करते हैं, ये है C1, ये है C2, तो C1 और C2 को जोड़ दीजिए। मतलब C1 प्लस C2 करके, सॉरी सर, ये है C2 सर, ये है C2, ये है C3। तो C2 और C3 को जोड़ दीजिए, C2 पर लिख दीजिए या C3 पर लिख दीजिए, जहां आपका मन करे। ठीक है सर, क्योंकि डिटर्मिनेंट है, ये सब कर सकते हैं। तो C2 और C3 को जोड़ोगे तो ये प्लस ये करोगे 71 हो जाएगा, ये प्लस ये करोगे 57 हो जाएगा, ये प्लस ये करोगे तब 65 हो जाएगा। C2 पे जो लिखना था लिख दिए, बाकी C3 अपने जगह पे 48, 29 और 48 रहेगा। अब सोच के देखो, डिटर्मिनेंट का जब 2 कॉलम सेम तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, यानी m का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। और अगर m का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब इसका इनवर्स m इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। द इनवर्स ऑफ m डज नॉट एग्जिस्ट स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड में क्या बोला, m इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट m बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। डिटर्मिनेंट m का वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, जबकि यहां तो डिटर्मिनेंट m का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन बेसिक था, डायरेक्ट बन गया। हाँ, अब यहां से देखो कुछ राहत वाला चीजें सब आ गया आपके पास। चलिए, आपको इसका वैल्यू पूछा है, आराम से निकाल लेंगे। ये इसको पहले आप tan इनवर्स बदल लो। तो tan इनवर्स cot इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स, cot का उल्टा होता है tan।
तो tan इनवर्स में लिखना है तो 9 को हम 1/9 लिख सकते हैं, है ना। कॉट इनवर्स का उल्टा tan इनवर्स नहीं होता, ये मत सोचना, कॉट इनवर्स का उल्टा tan इनवर्स नहीं होता, कॉट का उल्टा tan होता है। सिंपल कॉट और इनवर्स वाले कॉट में फर्क है। सिंपल कॉट का उल्टा tan होता है, इनवर्स वाले कॉट का उल्टा tan इनवर्स नहीं होता, ठीक है। सिंपल कॉट का उल्टा tan होता है, इनवर्स वाले कॉट का उल्टा tan इनवर्स नहीं होता। तो हमको इसको हमें कॉट में बदलना था, सॉरी इसको हमें tan इनवर्स में बदलना था। तो बाहर में कॉट इनवर्स, तो यहाँ tan इनवर्स हो गया। ये अंदर वाला जो है वो सिंपल कॉट होता है, तो सिंपल कॉट को tan बदलोगे तो उल्टा कर दो, तो 1/9 लिख दिए। और तो सिंपल कहानी है, अगर कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है तो अंदर वाले को उल्टा कर दो। इसको भी हम tan में बदलना चाहते हैं, तो tan इनवर्स कैसे होगा बताओ। सवाल ये है कोसेक इनवर्स। अब कोसेक इनवर्स के अंदर वाले को कोसेक थीटा कहा जाता है। तो कोसेक इनवर्स के अंदर वाले को अगर कोसेक थीटा बोलोगे तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा √41/4। अब कोसेक थीटा का वैल्यू होता है h/p। हमको यहाँ से b चाहिए, तो b होगा √h का स्क्वायर मतलब 41 होगा, और -p का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। तो 41 में से 16 गया तो 25, यानी आ जाएगा 5। अब tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के अंदर में tan थीटा लिखोगे। tan थीटा का फॉर्मूला कितना था, p/b, यानी p/b यानी 4/5। अब लगा दीजिए फार्मूला। कौन सा फार्मूला सर? एक फार्मूला होता है ना इनवर्स ट्रिगो के अंदर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई होता है। अच्छा सर, तब आप इस पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को y मान लीजिए, अब वही लगा दीजिए फार्मूला वो वाला। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ऊपर वाले का एलसीएम सब लेते हैं। एलसीएम पहले आ जाएगा 45, 9 पंचे 45, तो यहाँ बनेगा 5, 5 नंबर 45, तो यहाँ बचेगा 36। तो 36 और 5 41 हो गया ऊपर में। नीचे की बात करते हैं, या 1 माइनस 4/45 होगा ना, देख लो 1 माइनस 4/45 एलसीएम लोगे तो 41/45 आ जाएगा। सोच के देखो, ये पूरा कट ही गया तो क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। और tan इनवर्स 1 कितना के बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। सर ये छोटा छोटा कैलकुलेशन तो हमको आता है सर, π/4 हो गया, समझ में आ रहा है। ये तो 12th बेस्ट क्वेश्चन था बिल्कुल, ये बोर्ड लेवल वाले बच्चे भी मस्त बनाएंगे। सर हम भी कभी बोर्ड ही लेवल वाले थे, क्यों चिढ़ा रहे हो। आइए, कहता है कि कॉट थीटा बराबर -√3 है और कोसेक थीटा बराबर -2 है, तो बताइए दोनों में से कितने आंसर मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर -√3 को सॉल्व करते हैं। तो कॉट थीटा -√3, कॉट में -√3 बाबू 5π/6 पर होता है, ठीक है। अब एक फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला, एक फार्मूला होता है ट्रिगो में, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। तो थीटा बराबर फार्मूला होता है n प्लस अल्फा, ठीक है। तो थीटा के जगह पे यहाँ थीटा ही है, लेकिन अल्फा के जगह पे 5π/6 है। तो थीटा बराबर हो जाएगा n प्लस अल्फा मतलब 5π/6। और इसमें जो n देख रहे हैं वो n आपका इंटीजर है। अब हम यहाँ से थीटा का निकालना शुरू करेंगे वैल्यू, लेकिन वैसा वैल्यू जो -π से +π के बीच में रहे, इसके लिए हमको n का वैल्यू रखना है। तो n का वैल्यू पता है क्या रखोगे, n का वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 1 2 3 ये सब रख सकते हो, -1 -2 -3 ये सब रख सकते हो। तो n का ये सब रख के देखो इसमें वैल्यू जो जो इसके बीच में आएगा वो आपका सही आंसर है। तो सबसे पहले अगर n का रखोगे वैल्यू 0 तो ये समाप्त बचेगा 5π/6। तो 5π/6 का मतलब होता है 150, और ये है -180 से +180,
माइनस पाई का मतलब हुआ -180, प्लस पाई का मतलब हुआ +180। तो -180 से +180 के बीच 150 तो आ ही जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। जब n का मान यहाँ 1 रखोगे, 0 से काम हो गया, जब 1 रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई, पाई प्लस 5π/6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते। अब -1 रख के देखिए, जब 1 पे नहीं आया तो आगे किसी पे नहीं आएगा। अब माइनस में रख के देखो, तब -1 अगर रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, अब बगल में हो जाएगा 5π/6। इसको करो सॉल्व, कितना हो जाएगा, ये माइनस का π/6 हो जाएगा। ठीक है, एक ये आंसर हो गया, ये का ये आंसर। -π/6 का मतलब -30, तो -30 इसके बीच में आ जाएगा। उसके बाद आप n के जगह पर -2 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा -2π प्लस 5π/6 ज्यादा हो जाएगा। रख के देख लो, n के जगह पर अगर यहाँ -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2π आप प्लस 5π/6। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12, -12 प्लस 5 -7π/6 आ गया। और -7π/6 का मतलब हुआ -210, और -210 -180 से +180 के बीच नहीं आ सकता है। इसका मतलब एक वैल्यू ये आया, एक वैल्यू ये आया। समझे हमारी बात? लगा दिए फार्मूला, फिर n का रखे वैल्यू, 0 रखने पर ये मिला। जैसे ही n का वैल्यू रखने गए 1, तो 1 रखने से पाई प्लस 5π/6 इस रेंज से बाहर आने लगा, तो 1 पे काम खत्म हो गया। जब 1 पे नहीं आता बाकी में भी नहीं आएगा। जब n का मान -1 रखे तो ये हो जाएगा -पाई प्लस 5π/6, उसको रख के सॉल्व किया तो एक आंसर आ गया। जब -2 रखने गए तो फिर रेंज से बाहर हो गया, तो हमारा 2 ही आंसर आया। एक जगह और है, कहाँ है सर? यहाँ है। कोसेक थीटा बराबर -2 है, तो कोसेक थीटा -2 पता है कोसेक में कहाँ होता है? 7π/6 पर होता है, 7π/6 पर, कोसेक 7π/6 पर। अब इसका भी ट्रिको में फार्मूला होता है, पता है क्या होता है फार्मूला? आइए यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला होता है, अगर कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा होता है। ठीक है सर, तो यहाँ थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, तो n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा, अल्फा मतलब 7π/6। इसमें भी n का रखिए वैल्यू, n का वैल्यू यही सब रखिएगा, यही सब रखो। 0 रखोगे तो ये खत्म, -1 का पावर 0 1, कौन बचेगा बगल में? 7π/6। 7π/6 आराम से ये 30 7 210, अच्छा इस रेंज में नहीं आएगा। 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, -1 का पावर 0 1 हो गया, 7π/6 नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो 210 हो गया, तो 210 नहीं होगा। -180 से +180 के बीच 210 नहीं हो सकता। चलिए अब n का वैल्यू क्या रखोगे? 1। अगर यहाँ 1 रखोगे तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ रखोगे 1 तो -1 का पावर 1 हो जाएगा माइनस, अब बगल में 7π/6। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना? -π/6। कितना आ जाएगा? -π/6। मेरी बात को समझे? जब हम n का रखे थे वैल्यू 0 तो ये खत्म हो गया था, ये वाला 1 आया था, तो बचा 7π/6। 7π/6 रेंज में नहीं है तो उसको हटाइए, दो डायरेक्ट हटाओ, उसको काहे लिख रहे हो? लेकिन जब n का वैल्यू हम 1 रखे तो ये हुआ पाई, -1 का पावर 1 -1 7π/6, तो पाई माइनस 7π/6 आया -π/6, और -π/6 का मतलब -30 ईस्वी के बीच में आ सकता है। अब जब 1 रखने से आ गया तो 2 रखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और ये -1 का पावर 2 ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस 7π/6 कभी नहीं आएगा। तो जब 2 रखने पर नहीं आया तो 2 से ज्यादा कुछ भी रखने पर नहीं आएगा। माइनस में रख के चेक कर लो, अगर माइनस में रखोगे 1 तो ये हो जाएगा माइनस का पाई, और यहाँ रखोगे -1 तो -1 का पावर -1 हो जाएगा -1, अब बगल में 7π/6, ये भी नहीं होगा, है ना? ये -180, ये -210, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही आंसर आया, वो भी कौन? -π/6। तो -π/6 इसमें भी है, -π/6 इसमें भी है, तो दोनों में कितने आंसर मैच कर रहे हैं? सिर्फ एक आंसर मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों में सिर्फ एक ही आंसर मैच कर रहा है, वो भी -π/6, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा। समझे? आइए बात करते इस क्वेश्चन की, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
x प्लस 1/x का वैल्यू 2 cos थीटा दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू बताओ। ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b आई इंटू a प्लस b। a प्लस, अरे समझे, एक का मतलब हुआ यहाँ x, b का मतलब 1/x, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है सर, तो x प्लस 1/x का मतलब है 2 cos थीटा, तो ये 2 cos थीटा का क्यूब हो जाएगा, x कट गया तो ये 3, और x प्लस x कितना है 2 cos थीटा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 8 cos क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा माइनस 6 cos थीटा, दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, 2 और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, ये फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फॉर्मूला है किसका, cos 3 थीटा का, यानी 2 cos 3 थीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आया। आइए फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर बाबू, a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b ये होता है। a के जगह पे यहाँ x है और b के जगह पे यहाँ 1/x है, फिट कर दिए और बहुत ही सुंदर सा आंसर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए क्या लिखा हुआ बताइए, लिखा हुआ है tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। इसका आंसर चाहिए, वो आंसर चाहिए जो 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो tan का वैल्यू 1, tan को क्या लिख सकते हो, sin बाय cos लिख सकते हो, sec को 1/cos लिख सकते हो, और ये है 2 cos x। एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, sin x प्लस 1, नीचे में हो जाएगा cos x बराबर 2 cos x। कर लो बाय क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 बराबर 2, अब cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, ये हो जाएगा sin x प्लस 1 बराबर, चले अच्छा स्लाइडें चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर स्पेस नहीं मिले, हा एक सेकंड, हाँ आ गया, स्लाइड चेंज कर देते हैं। कितना है ये, यहाँ है सर sin x प्लस 1 बराबर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। अब देख लो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन काट सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। तो माइनस का साइन इधर आया तो प्लस का साइन हो जाएगा, अब प्लस का 1/2 उधर गया माइनस का, तो 1 माइनस 1/2। तो बताइए साइन एक्स का जो वैल्यू है कितना के बराबर आ गया, 1/2 के बराबर। तो साइन एक्स का वैल्यू 1/2 बहुत सारे एंगल पर होता है, लेकिन हमको वो एंगल चाहिए जो 0 से π/2 के बीच हो, मतलब 0 से 90 के बीच हो। तो 0 से 90 के बीच वाला एक ही एंगल है जिसका नाम है π/6 यानी 30। एक आंसर आया, सिर्फ कितने आंसर आया, एक। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था तो सिर्फ एक आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिर्फ एक आंसर आया इस क्वेश्चन का, ठीक है, सिर्फ एक आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, नोट, है ना। चलिए 50 पूरा देते हैं, एक और क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है।
tan हाफ, अब बगल में क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3। आपको पता है इनवर्स एंगल देता है, तो सेक में 2/√3 कहां पर होता है, 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर। अच्छा सर, तो ये हो जाएगा tan π/12 हो जाएगा। तब पाई का मतलब होता है 180, 180/12 कितना हो जाएगा, 75, तो हो जाएगा tan 75। तो हमको tan 75 का वैल्यू चाहिए, tan 75 का वैल्यू चाहिए, 75 की 15, अरे क्या बात करते हो सर, 15 ना होगा, 15 डिग्री, 180/12 15 होगा, क्या बात करते हो, 75 कैसे आ गया था, यह 180, ये है 12, तो 180/12 15, तो tan 15 का वैल्यू चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या हम tan 15 को tan 60 - 45 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब बताइए तो सोच के, क्या tan a - b का फॉर्मूला हुआ? यस सर। तो फॉर्मूला कितना होता है, tan a - tan b बट्टे tan a प्लस tan b, ये होता है। पहले हमारी बात को समझे क्या? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, π/12 आया, पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 12 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। अब 15 को 60 - 15 आराम से लिख सकते हैं। फिर tan a - b हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन, सर गलती लिख रहे हो सर, फॉर्मूला होता है 1 + tan a × tan b। देख रहे हो, टीचर्स में भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं, है ना। tan a - b का फॉर्मूला होता है tan a - tan b बट्टे 1 + tan a × tan b होता है। हाँ सर, tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1, फिर 1 + tan 60 का मान √3, ये है √3 और tan 45 1, तो 1 × √3 वही रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1, नीचे लिखोगे सीधा करके तो √3 + 1। अभी कोई आंसर मैच नहीं किया, अभी कोई आंसर मैच नहीं किया, तो क्या करो, इसका रैशनलाइज कर दो, मतलब √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर सेम चीज है तो हो जाएगा कितना, √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a + b × a - b, तो होगा a² मतलब 3 और -b² मतलब 1। क्या ये a - b का होल स्क्वायर है? यस सर, तो होगा ये a² मतलब 3 + b² मतलब 1 और -2ab मतलब 2√3, और नीचे में कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 और नीचे में 2, अलग अलग कर दो, या यहां से 2 कॉमन करके इसे काट दो, कितना बचेगा बताओ, बता, यहां से 2 करोगे कॉमन तो बचेगा 2 - √3, तो यहां से 2 कॉमन करके इसे काट दोगे तो कितना बचेगा 2 - √3। तो सही आंसर आ गया आपका 2 - √3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो चलिए आज के सेशन को रखेंगे इतना ही। आज भी हमने कोशिश किया एक बेहतरीन सेशन को चलाने की, आपके प्रॉफिटेबल सेशन को चलाने की, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मित्र। अभी 2 महीना एग्जाम में, अगर हम रोज 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपको देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। और इस बात से हताश मत होइएगा कि क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, बस आनंद लेते रहिएगा, समझ गए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।